सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी सखियों को और हमारे सभी श्रोताओं को। और आज जिन विषयों पर हम बात करने वाले हैं रेणु जी, हिंदी दिवस के बारे में तो बात करेंगे साथ ही सखी विशेष जो हम हर मंगलवार को बताते हैं के बारे में, ज्वाला गुट्टा जी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं और करियर की अगर बात करें, यानी हमारा रोजगार हमारा क्या हो सकता है, उसमें भविष्य क्या है, तो खेल में क्या क्या हमारे लिए संभावनाएं हैं हमारे बच्चों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और पर्यावरण और प्लास्टिक, ये बहुत प्यारा विषय है जी, इसको भी हम समाहित करेंगे। और ढेर सारे हमारे पास संदेश आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे संदेश आए हैं जी हिंदी के लिए, जी हिंदी के बारे में। और लिख रहे हैं कि एक बार पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में विविध भारती का बहुत योगदान है। एक तो सभी उद्घोषक बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, दूसरा हम श्रोताओं को ये मंच दिया है जहां हम अपने विचार रख सकते हैं। हिंदी में टाइप करना सीख रहे हैं, शुद्ध हिंदी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा प्रयास है, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। और वाकई ये बात सही है कि हम लोग तो प्रयास करते ही हैं, हमारे श्रोता भी प्रयास करते हैं कि वो भी हिंदी में लिखें और बड़े प्यार से लिखते हैं, है ना? जी, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। इसमें एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे तो मेरी नज़रों में ये दिवस जो है कुछ इस तरह से है कि याद रखते हैं कि हम इन्हें मतलब इस खास दिन को अक्सर कर भूल जाते हैं। प्रक्रिया ये निरंतर जारी रहनी चाहिए, यानी कि हिंदी दिवस हो या ना हो, हिंदी की गरिमा को हमें हमेशा समझते और रहना चाहिए। क्या जाता है, वैसे तो पूरे भारत में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो समझी जाती है और बोली जाती है। आप किसी भी प्रांत में चले जाइए, इस भाषा को आप सुगमता से इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और विदेशों में भी ये आपकी सहायता कर सकती है। वैसे विविध भारती के भी ये को भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि विविध भारती के माध्यम से भी हिंदी घर घर पहुंच रही है। और इन्होंने कुछ संगीत के लिए भी लिखा है कि भाई संगीत भी है, जो गीत हम सुनाते हैं वो भी हिंदी में ही होता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे हिंदी का यहाँ से विविध भारती से भी बहुत बहुत ये धन्यवाद कहते हैं। तो इनके लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व भर में ये दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। जी हाँ, भारत के हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और उन्नति के लिए ये आवश्यक है हमारे देश के लिए। और भारतवासी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें। हिंदी सरकारी भाषा न रहकर जनमानस की भाषा हो। इस संबंध में कवि गोपाल दास नेपाली जी की कविता की कुछ पंक्तियां उल्लेख करना चाहता हूँ। बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है। ये माध्यम उस स्वाधीन देश का जिसका ध्वज तिरंगा है। हो कान पवित्र इस सुर में, इसमें ही हृदय तड़पने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। तो आइए हम सब इस हिंदी भाषा में कार्य करने का अपना संवैधानिक दायित्व को निभाएं और हिंदी प्रचार प्रसार में सहयोग करें। तो बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कविता भी साझा की है। जी जी। और भी श्रोता हमारे लिख रहे हैं और कहते हैं, लिखते हैं कि अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। तो एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना हम अपनी मातृभाषा को सर आंखों पर बिठाओ, हम सब मिलकर हिंदी अपनाएं। तो कितना अच्छा इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिन है। जैसे हम कहते हैं गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, वैसे हिंदी का स्थान है। मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है। यही हिंदी भाषा ने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं के साथ एक अनोखा बंधन हमेशा के लिए हो गया है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार का गाया हुआ गीत हम तुम और वो का सदाबहार गाना प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी
इन्होंने सुझाया है ये हम गीत श्री के। गणेश करें। हाँ। तो भाई देखिए, कार्यक्रम का तो श्री गणेश हो चुका है, कार्यक्रम सुनते रहिए ऐसे ही। और सभी ने बहुत अच्छा लिखा। एक बात बहुत अच्छी साझा की हमारे साथी ने, इन्होंने लिखा है कि प्रसार भारती में बोली जाती है और विविध भारती में बोली जाती है, वैसी हिंदी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं बोली जाती। धन्य है आप प्रसार भारती, ये जो हमारे फिल्मी कलाकार हैं, फिल्मों में तो कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन जहां किसी को भी इंटरव्यू देना हो हाँ। तो इंग्लिश का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं। यही हाल हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों का भी है। आप सभी श्रोताओं, मित्रों और विविध भारती परिवार को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भाई लेकिन ये जो सोशल मीडिया की बात आपने कही ना, हाँ। तो विविध भारती पर हमारे सभी जो भी कलाकार आते हैं, चाहे वो क्रिकेट के स्टार हों, चाहे सिनेमा जगत के, वो सब हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि हम उनसे हिंदी में बात करते हैं। जी जी। और हमें मालूम है कि हमारे श्रोताओं को हिंदी बहुत भाती है, जी जी, क्योंकि ये विविध भारती है। हाँ बिल्कुल। और आजकल तो सारे कमेंट्स भी देखिए, ज्यादातर सारे के सारे हिंदी में ही हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, हम सबकी मातृभाषा है हिंदी, हम भारतीयों की पहचान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, जो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़े जिसने रखा है वो धागा है हिंदी। क्या बात है। हिंदी हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान, हिंदुस्तान के माथे की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। जी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, इनमें हमको सबसे प्यारी है हिंदी, राष्ट्रभाषा हमारी है। क्या बात है। जी जी, तो सबसे पहले तो धन्यवाद श्रोताओं का ही इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखने के लिए। लिखकर भेजिए। जी। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया ना कि संगीता कि हिंदी ही सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। जी। ये तो हम लोगों ने अपने मन की बात कही, दिल की बात कही और मोहब्बत की बात की, लेकिन आधिकारिक भाषा की जो बात होती है ये 49 में हुआ और अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। और इसी को प्रतिपादित करने, हिंदी को पूरे क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हिंदी इस प्रकार से आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित हो गई। जी। और बोलने वालों की के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी पूरी दुनिया में कहते हैं कि दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की भाषा है, लेकिन इससे शुद्ध पढ़ना, लिखना और समझना भी बहुत जरूरी है। आजकल हिंदी भाषा पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। बातचीत के दौरान भी कई बार हम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों कहते हैं कि बीच में अंग्रेजी शब्दों का समावेश हो जाता है, तो अंग्रेजी के कुछ शब्द जो इस्तेमाल से बहुत ज्यादा होने लगे हैं, तो हिंदी के कई शब्द भी प्रचलन में हैं जो हम उन्हें देख सकते हैं और उन शब्दों की जगह उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हिंदी में हैं। जी हाँ, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से अगर हम भारतेंदु बाबू की बात करें तो कब का वो कह गए, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही कबीरदास जी सब ने कहा है कि अपनी भाषा होती है, मातृभाषा, और जैसे अंग्रेजी में भी कहते हैं मदर टंग। हाँ। ये मातृभाषा है, हमने इसी में सपने देखे हैं, इसी में लोरियां सुनी हैं, इसी में माँ का ममत्व मिला है, वात्सल्य मिला है। जी। तो ये तो है हमारा गौरव जी। और इसीलिए राष्ट्रभाषा में पकड़ भी होनी चाहिए। जैसे हमें कर्तव्य बोध भी होता है और इसी कर्तव्य का बोध कराने के लिए प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ऐसे लोग जो हिंदी जानते हैं और हिंदी का अच्छा ज्ञान रखते हैं, उन्हें जरूर सामने आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित भी करना चाहिए रेणु जी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जैसा कि हमारे श्रोताओं ने भी लिखा कि लिखने में कई बार जो है अटपटाहट होती है। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें जिनको आती है हिंदी वो आगे आ सकते हैं और ज्ञान और मात्राओं का सही जो ज्ञान होता है, लेखन, शब्दकोश, इन सब को सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए। क्योंकि भाई राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार, राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार, इस तरीके के कई पुरस्कार मिलते हैं। गौरव पुरस्कार की बात करें तो नागरिकों को तकनीकी और विज्ञान के विषय पर लेखन के लिए दिया जाता है। उसमें 10,000 से लेकर 2 लाख के पुरस्कार होते हैं और साथ ही किन्हीं प्रतियोगिताओं में 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन पुरस्कार के तौर पर भी मिलते हैं। तो और साथ साथ स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। जी। और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है ये किसी मंडल, विभाग या समिति को दिया जाता है जो हिंदी में कुछ उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया है अगर तो।
तो भाई इस तरीके के पुरस्कार हैं सिर्फ इसलिए कि प्रोत्साहित करने की जब बात आ रही है, और आप सब इस बात से सहमत भी हैं कि हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसे बोलचाल की भाषा बनानी चाहिए। खासतौर से जब किसी चीज को जन जन में अगर डालना हो तो बच्चों से शुरुआत की जाए संगीता, तो कितना अच्छा होता है। बहुत अच्छा है। जी जी। तो इसमें जो है कविताएं हों, रोचक मुहावरे हों, पहेलियां हों, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है और इससे भाषा की मृदुलता और रोचकता बनी रहती है। जी, और कई बार प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जैसे स्कूल वगैरह में आयोजित होती हैं, तो उन प्रतियोगिताओं में भी वो भाग लेते हैं जिनमें कि वाद विवाद होता है, विचार गोष्ठी वगैरह होती है, निबंध लेखन होता है, श्रुत लेखन होता है। तो ऐसी जो टंकण प्रतियोगिता होती है जिनमें टाइप करना है हिंदी, तो वो सब भी बच्चे कर सकते हैं। खासकर बच्चों से अगर शुरुआत की जाए, जैसा कि जी, बच्चों से अगर शुरुआत की जाए तो हमें लगता है सबसे अच्छी बात तो ये है कि बच्चों के संग अंत्याक्षरी खेली जाए या फिर उनसे पहेलियां बुझाई जाए। तो चलो खेलते हैं जी। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना। बोलो क्या? ईचक दाना, बोलो क्या? ये बताओ कि आप क्या सुनवाने वाले हैं हम लोग? जी, अब हम गीत ही सुनवाएंगे और सखी सहेली कार्यक्रम में बातें करेंगे और साथ ही साथ अब सखियों को बताएंगे सखी विशेष आज जो हमारी हैं ज्वाला गुट्टा जी, इनके बारे में। ज्वाला गुट्टा जी के बारे में तो बताएंगे, लेकिन दो लाइनें बड़ी प्यारी सी किसी ने लिखकर भेजी हैं। तुम जितनी सरल हो, तुम जितनी सरल हो उतनी खूबसूरत भी, कहीं तुम्हारा नाम हिंदी तो नहीं? ओह, कितना प्यारा आपने लिखा है। वाकई बहुत सरल तरीके से, बहुत खूबसूरती से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अभिव्यक्त किया है जी जी, हिंदी के प्रति अपनी ये
श्रद्धा एक कह सकते श्रद्धा हैं को कह सकते हैं, जी। प्यार को कह सकते हैं। और सचमुच हिंदी भाषा इतनी ही सरल है। लेकिन फिर भी अभी तो हमें बहुत सारी बातें करनी है ज्वाला गुट्टा के बारे में, है ना? जी। ज्वाला गुट्टा आप सब जानते हैं बैडमिंटन खिलाड़ी हैं हमारे देश की। जन्म इनका हुआ 7 सितंबर 1983 को वर्धा महाराष्ट्र में। जी। और इनके पिता का नाम एम क्रांति तेलुगु और माँ येलेन इनकी माता का नाम है। ज्वाला की पढ़ाई हैदराबाद से हुई और यहीं से उन्होंने बैडमिंटन खेलने की शुरुआत भी की। जब ज्वाला 10 साल की थी तभी से उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में उन्होंने मिनी नेशनल चैंपियनशिप जीती थी। अच्छा जी। और 17 साल की थी जब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली। और इसी साल उन्होंने श्रुति कुरियन के साथ जोड़ी बनाते हुए महिलाओं के डबल्स जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप और सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल की। श्रुति कुरियन के साथ उन्होंने एक लंबी पारी डबल्स में खेली थी और 2002 से 2008 तक लगातार 7 बार गुट्टा ने महिलाओं के राष्ट्रीय युगल प्रतियोगिता में जीत हासिल की। जी। और महिला डबल्स के साथ साथ ज्वाला गुट्टा ने मिश्रित डबल्स में भी सफलता हासिल की। देश की महिला डबल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन गई। इसके बाद वो 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ज्वाला गुट्टा ने अपनी पार्टनर अश्विनी पोनप्पा के साथ देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में भी ज्वाला गुट्टा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। आपको बता दें कि ज्वाला जी बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और बड़े तेज तर्रार शॉट लगाती हैं। अपनी निजी जिंदगी में भी काफी ठोस फैसले लेती हैं, यानी आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। और आप 13 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी हैं, विजेता रही हैं और भारत की सबसे बेहतरीन डबल प्लेयर हैं आप। 2011 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी। ये डबल्स खेलना जो होता है रेणु जी, ये बड़ा ही अलग होता है, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर सिंगल खेलेंगे, एक ही व्यक्ति अगर खेलता है तो उसको ये पता होता है कि भाई हमें ही सारे शॉट लगाने हैं। लेकिन जो साथ में एक जने होते हैं तो उनको भी इसमें देखना पड़ता है कि भाई वो क्या खेलने वाले हैं। भाई श्रोताओं, हमें लग रहा है संगीता कहीं हमारी तरफ इशारा तो नहीं कर रही है? नहीं, कि जब हम कार्यक्रम लेकर आते हैं तो 2 लोग जब बैठे हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, और अकेले अगर बोलना हो तो फिर हमारा मन है, पूरा मैदान हमारा है, हमारा जो मन है वो बोले, है ना? ऐसे देखना पड़ता है कि अब संगीता क्या बोलेंगी, अच्छा अब रेणु चतुर्वेदी क्या बोलेंगी, ऐसा भी होता है। फिलहाल ये बात बिल्कुल सही है कि जब 2 लोग मिश्रित जब खेलते हैं तो जाहिर है कि उसमें सामंजस्य स्थापित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन भाई अभ्यास किस दिन काम आएगा जी। साथ वाले के साथ भी, और सामने वाला कौन सी किस तरह की गेंद या किस तरह के शॉट लगाएंगे तो उस हिसाब से भी, और साथ में 2 हैं तो किस शॉट को कौन पहले लेने वाला है। तो देखो संगीता भाई, अभ्यास इसीलिए तो होता है ना कि अभ्यास जो होता है आपको हर चीज में महारत हासिल करा देता है। फिर तो कोई भी मैदान हो आप जीत जाते हैं। जी बिल्कुल। तो और हम गीत भी सुनेंगे क्या? कुछ और बात करेंगे अब, उसके बाद हम बात करेंगे करियर की या फिर पर्यावरण की बात। लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक गीत। खिले हैं सखिया आज
भाई हमारे तो जो है ना मन के फुलवा ऐसे खिल रहे हैं संगीता, जी। क्योंकि एक बहुत प्यारी सी पंक्तियां, हाँ हाँ एक पंक्ति तो नहीं, पंक्तियां आए हमारे पास। जी जी जी। जन्मभूमि है हमारी माँ भारती, सारी दुनिया करे इसकी आरती, इसकी सुंदरता को चार चांद लगाकर इसकी खूबसूरती को और निखारती, वो है प्यारी भाषा हिंदी हमारी, सबके दिलों के तार जोड़ती, बोलों में मिठास है घोलती, तू तुम और आपका अंतर बताती, सब तभी तो सबको भाषा हिंदी है भाती। जी जी, बहुत अच्छा लिखा और है। बिना कहे भी बहुत कुछ कहती है रेणु जी, ऐसा? जब हम प्रणाम करते हैं तो। हाँ ये बात है जी। अभिवादन का हमारे यहाँ एक अलग तरीका है जी। और ये तो सभी अब चीजें बहुत सारी मन से भी होती हैं, लेकिन वाकई जो अभिव्यक्ति की सशक्त माध्यम है हिंदी, वो वाकई प्रशंसनीय है। हाँ हाँ, और थोड़ा बहुत तो संकल्प भी करना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना, यानी छोटी छोटी सी जो चीजें हैं उनको तो हम बदल ही सकते हैं। जैसे अक्सर करके देखिए, टेबल को टेबल कह देते हैं, लेकिन मेज कोई नहीं कहता है ना। वॉक के लिए जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं या सैर के लिए जा रहे हैं, ये नहीं कहते। तो थोड़ा बहुत संकल्प जरूर करना चाहिए, तो ये जरूर हमारी मातृभाषा और हिंदी राष्ट्रभाषा जो है वो आगे बढ़ेगी। और बड़ी प्यारी भाषा है, देश विदेश देखिए बड़ी लोकप्रिय है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ने की जो बात कर रही हो, सब चीजें भाषा के साथ साथ हमें कुछ और भी दिशा चाहिए होती है अपनी मंजिल करने के लिए। और आजकल जिस तरह से हमने अभी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, इनमें रिजल्ट देखा, परिणाम जो देखे, और वैसे भी अब तो नहीं ये कहा जाता है ना कि पढ़ोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब वो बदल चुका है। जी बिल्कुल, दोनों में नवाब बन सकते हैं आप। यानी खेलों की जो दुनिया है वो भी आपके करियर में चार चांद लगा सकती है और इस दिशा में भी आप आ सकते हैं। जी जी, तो इसे भी आप एक व्यवसाय के तौर पर ले सकते हैं। हाँ। अलग अलग तरह से खेल में बढ़ती रुचि और इसकी सफलतापूर्वक आयोजन, इसमें चुनौतियां, इसको खेलने के क्षेत्र में बहुत सारे आयाम हैं और जाहिर है कि हमारी जागरूकता बढ़ी है, लोगों की रुचि भी देखी जा रही है और ये जो खेल है अब सिर्फ खेल नहीं रह गए, इसमें बहुत उन्नति हुई है। और जाहिर है कि एक व्यवसाय के तौर पर जब आया है तो बहुत सारे और आयाम खुले हैं और उसका लाभ हम सबको मिल रहा है। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री यानी खेल व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपकी जैसी रुचि हो, उस में कई कई विधाएं हैं, उसमें आप अपने ढंग से उसका चयन कर सकते हैं, चुन सकते हैं उसको। जी, तो अलग अलग हैं स्पोर्ट्स खेल, यानी कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कंसल्टेंट, मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं जो खेल में बनते हैं। तो किसी भी स्पोर्ट्स क्लब के कंसल्टेंट आप बन सकते हैं और मनोवैज्ञानिक तौर पर आप काम कर सकते हैं। और इसमें करना ये होता है रेणु जी कि खिलाड़ियों को आप प्रोत्साहित करें और उनकी जो भी वो जैसा खेलते हैं उसको बेहतर तरीके से और कैसे निखारा जा सकता है, यानी कि उनकी जो कमी है उसमें उनकी मानसिक परेशानी क्या है, कहीं मानसिक रूप से तो नहीं दबाव में है या ऐसा तो कुछ नहीं है, तो उसमें उनको बातचीत के माध्यम से उनको उस समस्याओं को हटाया जाता है, ग्रंथियों को दूर किया जाता है जिसकी वजह से कहीं उनके में खेल में बाधा आ रही हो, ताकि वो अपना खेल में 100% दे सके। जी, ऐसे ही मेडिसिन के क्षेत्र की अगर हम बात करें, चिकित्सा की या दवा की, तो इसमें भी आते हैं लोग और खिलाड़ियों को चोट लगने पर उनका विशेष तरीके से उपचार किया जाता है और ये भी एक संबंधित कार्य है, आप इसको भी चुन सकते हैं। जी, और खेल पत्रकारिता भी है। अगर आपकी रुचि खेल में है तो आपको लेखन कार्य में भी अगर विशेष रुचि है, लिखना अच्छा लगता है, तो पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता से जुड़िए। और इसमें साथ ही साथ बड़े जो मीडिया हैं, चैनल्स हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं और जो भी जानकारी आपके पास है उसको साझा कर सकते हैं। कंपनी के विज्ञापन वगैरह आते रहते हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। अगर आप आगे आते हैं इसमें तो आपको बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलती है और खिलाड़ियों से, जो स्पोर्ट्स के बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनका साक्षात्कार वगैरह करने का भी मौका मिलता है। खेल पत्रकारिता से अगर जुड़ना आप चाहते हैं तो जाहिर है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या खेल सामान्यवादी के लिए मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स करना होगा। और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आने के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं होता है, क्योंकि जाहिर है कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप जर्नलिस्ट बने यानी पत्रकार बने और साथ में आपको खेल की, अलग अलग खेलों की विशेष कहना चाहिए, जो भी उसकी तकनीक है उन सब की जानकारी हो। जी, और 12वीं पास होना चाहिए। डिप्लोमा और डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं, इसमें आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। जी, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यानी कि खेल से संबंधित पूरी व्यवस्था को देखना, इसका ये भी एक क्षेत्र है। इसका अर्थ है कि खिलाड़ियों के खेल से परे एक मैच के आयोजन से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ का बेहतर प्रबंधन,
क्योंकि आजकल खेल एक सीधा संबंध जो है व्यावसायिक तौर से मुनाफे के तौर पर भी देखा जाता है। और कोई भी आयोजन हो तो आयोजन होता है, उसमें प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसलिए इस प्रकार इसको पूरी व्यवस्था इसकी देखनी होती है, जिसमें कि उम्दा आयोजन के साथ साथ अधिकतम उसमें जो है आपको मुनाफा भी हो और लोगों की रुचि बढ़े, उसके साथ साथ जो और भी लोग जुड़े हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से उनका आय बढ़े। जी, है ना। और इसी के साथ खेल प्रबंधक भी होते हैं। खासकर देखा गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर प्रीमियर लीग जो होती है, क्योंकि इन सब के यही शब्द खासकर दिए गए हैं। तो मीडिया बाजार और कई नौकरियां भी इनसे जुड़ गई हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल भी हैं जिनके प्रबंधन में बहुत सारे आयाम हैं। खेलों का सामान जुटाना, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना, उनके खान पान स्वास्थ्य का जिम्मा देखना होता है और नेशनल इंटरनेशनल मार्केट से विज्ञापन के जरिए आय के स्रोत भी तलाशने होते हैं। जी हाँ। तो ये सब काम करना होता है खेल प्रबंधक को ना। और इसके साथ साथ प्रबंधक के लिए बहुत जरूरी है कि संचार कौशल प्रमुख होना चाहिए, साथ ही खेल फिटनेस खेल प्रबंधक की और साथ ही टीम की भी। खेल सुविधा प्रबंधक मैदान में या स्टेडियम में प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें प्रशासन सेवाओं, तकनीकी सेवाओं, इन सब के लिए वो मेजबान होते हैं, यानी उनकी पूरी व्यवस्था करनी होती है, वो होस्ट होते हैं। फुटबॉल स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल हो, बेसबॉल हो, सॉफ्टबॉल ग्राउंड हो, उसका मैदान तैयार करना, बहुत सारे जैसे हैं, टेनिस कोर्ट है, आइस रिंक होती है, एंड ऐसे ही ट्रैक एंड फील्ड जैसे कि रेस के लिए हो या ऊंची कूद, लंबी कूद, बाधा कूद, इन सब के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सारी सुविधाएं देना, इमारतें बनवाना, मैदानों से संबंधित उपकरणों का रख रखाव, पूरा उनका संचालन करना, इन सब चीज़ों की प्रबंधन करना पड़ता है, वो प्रबंधक का कार्य होता है। जी, तो ये जो लोग होते हैं ये पेशेवर होते हैं और किसी भी सफल खेल के आयोजन में, जैसे कि गोल्फ है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, इसके दृश्य के पीछे काम करते हैं। जैसे सामने से हमें जो दिखता है उसके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैदान की जो नमी है उसमें कितनी मिट्टी चाहिए, किसमें क्या चाहिए, किसमें कितनी घास चाहिए, किसमें नकली घास चाहिए, किसमें एस्ट्रोटर्फ चाहिए, ये चीजें बड़ी तकनीक वाली हैं और इनका ख्याल रखना पड़ता है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ, तभी हम आराम से बैठकर खेल देखते हैं। सुरक्षा और साथ ही मैदानों को चिन्हित भी करते हैं, अलग अलग रंगों से जैसे बनाते हैं, और उपकरण हैं, कुर्सियां हैं, उनको कब कहाँ रखना है, और जो वहाँ के जो प्रभारी होते हैं उनके साथ भी किस तरह से संबंध रखना है, और वार्षिक बजट में भी ये ध्यान देते हैं। तो ये भी इनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा है। हाँ, बजट सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो भी कुशलता की बात अगर हम करें कि आपके व्यवहार में या आपके व्यक्तित्व में क्या कुशलता होनी चाहिए, वो वैसे निर्णय लेने की जैसे आप में एकदम से क्षमता होनी चाहिए, पर्यवेक्षण की क्षमता होनी चाहिए, यानी आप सुपरवाइज कर सकें, और खिलाड़ियों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, उनकी ज़रूरतों के सामान, उनके उपयोग का सब कुछ क्या क्या चाहिए, जो भी सामान है, कौशल है, अच्छा संवाद कौशल भी आप में होना चाहिए। इसके संग संग खेल के मैदानों की अगर हम बात करें संगीता, तो प्रबंधन में ये बहुत बड़ी कुशलता होनी चाहिए कि किसी भी डिजास्टर को संभालने की व्यवस्था उसके में आनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में लोग, संख्या में लोग, जनबल आता है जो, वो जो लोग इतने होते हैं, कभी कभी भीड़ उत्तेजित हो जाती है खेल में, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे में पूरे की व्यवस्था को संभालना, इसके लिए बहुत आपको कहना चाहिए कि शांति का आपको रास्ता आना चाहिए और शांति प्रिय होना चाहिए, और आपको खुद आपका जो दिमाग है वो बहुत स्थिर वाला होना चाहिए। जी, बहुत ही केंद्रित होना चाहिए। बहुत ही। जी, और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है, इसमें बीपीएड, एमपीएड और स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, इसके अलावा बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ये सब विशेष कोर्स हैं जिन्हें आप 12वीं कक्षा अगर आपने की है तो उसके बाद ये उपलब्ध हैं। 12वीं के बाद उपलब्ध हैं। हाँ। तो लेकिन 12वीं की पढ़ाई के बाद थोड़ा गाना सुनेंगे कि पढ़ते ही रहेंगे? जी बिल्कुल, सुन लेते हैं। हाँ, और भी बहुत सारे हैं व्यवस्थाएं, लेकिन फिलहाल हम पहले गीत सुनते हैं। जी।
राजा, सपनों में प्यार छलका जा पिया रे, मौसम सुहाना दिल है दीवाना, जा पिया कब से खड़ी प्यास लगाए, तेरे बिना कौन प्यास बुझाए, मन में चंदा आग जगाए, मन में चंदा आग जगाए, आजा रस की फुहार बरसा जा, बीना के तार झनका जा पिया रे, मौसम सुहाना दिल है दीवाना, जा पिया आजा पिया रे, झूमे जमाना नाचे दिया। मौसम सुहाना कभी कभी खेल में बड़ा गड़बड़ भी करता है। ऐसा? जी। तो तो अभी फिर भी खेल में कुछ संभावना है। हाँ, खेल प्रबंधक हो, चाहे रेफरी हो, एम्पायर हो, या जो खेल खेल रहे हैं वो हो, तो उसमें काफी गड़बड़ी भी आ जाती है, बड़ा संभालना पड़ता है। जी। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि खेल में किस तरह से आप करियर बनाएं, तो खेल अधिकारी की भी एक जगह होती है। जी। तो वो उसमें भी आप देख सकते हैं, एथलेटिक्स ट्रेनर भी बन सकते हैं। साथ ही साथ आजकल देखा जाता है, अब बच्चों ने देखा भी होगा कि कमेंट्री भी बहुत आती है, हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है। तो जैसे भी जो भी आपको आपके अंदर दक्षता है उस हिसाब से आप जा सकते हैं। वैसे हाँ, देखा और रेफरी और अंपायर तो होते ही हैं। हाँ, जी। तो उसमें भी बन सकते हैं, लेकिन बस ये है कि कहीं कहीं पर रिटायर्ड खिलाड़ियों को ही ले लिया जाता है। है, लेकिन रिटायर्ड खिलाड़ियों को तो लिया ही जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप में दक्षता है और आप की खेल में रुचि है, उसकी पूरी जानकारी है और बोलने में आप बहुत सक्षम है, जी। तो फिर आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी दरवाजा रोक नहीं सकता आपको। ऐसे ही अगर आपको स्पोर्ट्स टीचर बनना है, यानी कि खेल के अध्यापक बनने हैं, शिक्षक बन सकते हैं। मांग इनकी बहुत होती है। हर विद्यालय में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक भी चाहिए होते हैं, और जो शरीर की फिटनेस, खेलकूद अभ्यास, योग अभ्यास, प्राणायाम और सर्वांगीण विकास में सहायक प्रशिक्षक जो होते हैं वो भी होते हैं। जैसे फिजिकल ट्रेनर भी होते हैं, ऐसे ही फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पद हैं, अलग अलग नामों से होते हैं, लेकिन सबका जो काम होता है, अगर हम ट्रेनर की बात करें तो फिजिकल टीचर की तो वही होता है। हाँ हाँ, है ना? जी जी। इसमें महिलाएं भी जा सकती हैं और पुरुष भी जा सकते हैं, दोनों के लिए अच्छा करियर है। और प्रोफेसर एसोसिएट के पद पर भी खेल विभाग में महाविद्यालयों में ये होता है पद। तो विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के पदों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो कक्षा 11 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा विषय पढ़ाने, विद्यालय में खेल कूद आदि गतिविधियों का आयोजन करवाने, क्षेत्र को विभिन्न लोगों को जो छात्र हैं उनको विभिन्न जो क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के प्रथम श्रेणी के पदों की भर्ती की जाती है, जो ऑनलाइन भी फॉर्म उपलब्ध होते हैं। जी, यानी शारीरिक श्रेणी अलग अलग है। हाँ, जी। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद के लिए न्यूनतम योग्यता जो होती है मास्टर ऑफ फिजिकल होना चाहिए, में डिग्री प्राप्त करना चाहिए, और इसके बाद आप विद्यालय, कॉलेज या महाविद्यालय में इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जहाँ से ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं, यानी कि CPED ना, जी CPED और BPED, कॉलेज में भी प्रोफेसर के पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं इसमें, ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन भी ट्रेनिंग होती है। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी, तो बीपीएड की डिग्री भी होती है, ये 2 साल के होते हैं, और सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है 6 महीने का भी होता है। एमपीएड भी आप कर सकते हैं, साथ में ट्रेनर, कोच, खेल प्रशिक्षक और अध्यापक भी बन सकते हैं। और इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और कम से कम ऐसा कहते हैं कि 50% तो होना ही चाहिए। वैसे अगर देखें तो उनकी जो साइट होती है ऑनलाइन, उस पर पता चल जाएगा कि किस तरह कितना होना चाहिए प्रतिशत। तो इस तरह से आप इस एग्जाम के बाद कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं, और कुछ गैर सरकारी संस्थान भी हैं जो कोर्स कराते हैं।
तो सब जगह फीस वगैरह जो है वो अलग अलग है। जाहिर है कि सब जगह फीस अलग अलग होगी, उसी हिसाब से आपकी आय भी अलग होगी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी इनकम होगी, आमदनी भी अलग अलग होती है। और स्पोर्ट्स मार्केटिंग में भी करियर हो सकता है, मनोरंजन से जुड़ा हुआ है। कभी खिलाड़ी भी विज्ञापन करते हैं स्वयं के लिए, और वैसे कंपनियां मार्केटिंग मैनेजर भी रखती हैं जिनमें कंपनियां सीधा संपर्क कर सकती हैं। विज्ञापन जुटाना, टिकटों की बिक्री करवाना, ये सब इनकी जिम्मेदारी होती है। गुड्स स्पोर्ट्स वेयर की कंपनियां भी मार्केटिंग मैनेजर की भर्ती करती हैं। इनमें सेलिब्रिटी मैनेजर्स भी होते हैं, जिसमें कि जो प्रसिद्ध खिलाड़ी होते हैं, विख्यात खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए भी मैनेजर का काम करते हैं। तो सेलिब्रिटी की गतिविधियों को मैनेज करते हैं। उनका काम होता है कि कहाँ उन्हें जाना है, किस मीडिया में इंटरव्यू देना है, नहीं देना है, किस पत्रकार से बात करनी है, कब करनी है, कब उनके खेल का समय होगा, कब उन्हें बातचीत करनी है। तो ये सारी व्यवस्था भी वो करते हैं, यानी कि सेलिब्रिटी मैनेजर्स भी होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स साइकेट्रिक होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोथेरेपिस्ट होते हैं। ये सब भी एक विधा है जिसमें कि आप अपना चयन कर सकते हैं कि आपको किस में जाना है। और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और मास्टर्स डिग्री ये भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इतनी सारी चीजें, हम खेल किसी भी खेल को देखते हैं, इतने आराम से देख लेते हैं कि उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है और कितने सारे लोग होते हैं। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं तो खेल के माध्यम से आपको सरकारी गैर सरकारी नौकरी में भी आप जा सकते हैं। मतलब नौकरी आप कोई और भी कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग हो, जैसे जो सामान्य और भी नौकरियां हैं उसमें भी अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको उसमें आरक्षण मिलता है, यानी कुछ सीटें जो हैं वो आरक्षित रहती हैं खिलाड़ियों के लिए। रेलवे में खास तौर से होती हैं, ऐसे ही ओएनजीसी हो, चाहे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, इन सब में भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए रखे जाते हैं, ताकि वो नौकरी आराम से करें, उनकी एक बंधी इनकम होती रहे और साथ में वो देश का नाम भी रोशन करते रहें। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ साथ आप एक खिलाड़ी तो बन ही सकते हैं। जी बिल्कुल, जो भी आप चाहें वो खेल का चयन हाँ, और खेल में आपको किस तरह से आगे फिर आ सकते हैं, नौकरियों में आ सकते हैं। जो हमारे रिटायर्ड खिलाड़ी हैं वो भी आजकल क्या कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी अगर पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। जी, वैसे काफी हमने बता दिया है। और वैसे सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो आपको रुचेगा आप करेंगे तो वही। फिलहाल हमें तो क्या रुच रहा है। चुनरिया क्यों सर के
फिलहाल तो रेणु जी धड़कनें जो हैं अपनी बढ़ी हुई रहती हैं हमेशा। प्लास्टिक इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा? जी बिल्कुल। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। पर्यावरण और प्लास्टिक के बारे में जितनी चर्चा होती है उतना अमल नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बारिश में देखने को मिलता है, जब जरा सी बारिश में शहरों में पानी भर जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक बैग है। ये गंभीर संकट, क्योंकि ये नष्ट नहीं होता और सालों साल ऐसे ही पड़ा रहता है। इससे भूमि, पानी और वायु तीनों प्रदूषित होते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। और संगीता, ये बात बिल्कुल सही है ना कि प्रकृति में जो है ना बहुत पुराने समय से ही सभी सजीवों की और निर्जीवों की सहचरी रही है। बहुत ध्यान करके हमारा पूरा पर्यावरण बना है जी। लेकिन आज के भौतिक युग में अगर हम बात करें तो पॉलीथीन और प्लास्टिक एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, जिससे कि पूरा वातावरण हमारा प्रभावित हो जाता है और बल्कि प्रदूषित हो गया है ना? जी बिल्कुल। और कुछ तो कहते हैं कि मिथ्या भावनाएं भी साथ में रहती हैं कि अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किए तो भाई दिनचर्या ही नहीं शुरू होगी, या फिर पूरे काम ही पूरे नहीं होंगे, बाजार का काम ही पूरा नहीं होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्लास्टिक की जो सवाल यह है कि कहने का मतलब कि प्लास्टिक का उपयोग हमें सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है। कई बार तो लोग देखते हैं कि भाई प्लास्टिक जब हम सामान खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं हमें जी। तो ये जो आप भर भर के लेकर के आते हैं घर में, एक सब्जी लेने के लिए गए तो कई बार तो बैग भी साथ में होते हैं, थैले साथ में होते हैं, लेकिन फिर भी अगर 4 सब्जियां ली हैं तो 4 प्लास्टिक के बैग्स में अलग अलग करके रख लेते हैं। भाई तो ऐसी लालच ना करें, क्योंकि इससे हमारा भविष्य बहुत असुरक्षित हो रहा है। तो अपने कपड़े के जो थैले आप लेकर जाते हैं उसी में सारा सामान रखें। और अगर आपको कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें प्लास्टिक के थैले में रखनी है तो आपके पास अभी देखेंगे घर में तो काफी रखे होंगे, उन्हें ही ले जाएं। और फिर अगर उसको जरूरत है किसी बहुत ही आपातकाल में, ऐसा आपको लगता है कि जहां बिल्कुल अपरिहार्य हो गया है, आवश्यक है, वहां के लिए आप कुछ 2-4 थैलियां रख लीजिए और उन्हें बार बार धोकर इस्तेमाल करें तो बेहतर है। आप खुद ही कहते हैं कि ये बड़ी सस्ती पड़ती हैं, तो फिर पूरा पैसा उसका वसूल कर लीजिए, है ना? और कपड़े की थैली तो सबसे अच्छी होती है। भाई पहले के लोग कैसे रहते थे जी। और इस मामले में एक चीज और देखी गई है रेणु जी कि हम अक्सर करके बात करते हैं जो हम लोग प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, पर कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो दुकानदार होते हैं जो सब्जियां वगैरह देते हैं तो उन्होंने भी कई बार ऐसा कहा कि भाई प्लास्टिक तो है नहीं। तो उनको भी सामने आगे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर जब कोई ग्राहक ने कहा कि भाई बहुत परेशानी है, झोला रह गया घर पे, तो फिर वो प्लास्टिक निकाल के देते हैं। तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और सभी को देखना पड़ेगा, इस विषय में सोचना होगा। और आजकल का जो युग है रेणु जी, वो तो पूरा भौतिकवादी युग है कह सकते हैं। पॉलिथीन और प्लास्टिक जो है किस तरह से खतरा बन चुका है, पूरे पर्यावरण को देखें तो इससे प्रभावित है। और सोचते रहते हैं हम कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक जो है वो तो मिल ही जाएगा, तो घर से कपड़े के झोले भी क्यों लेकर के जाएं। नहीं भाई, ऐसा मत करिए, ये बिल्कुल मजाक का विषय नहीं है। क्योंकि जो ये प्लास्टिक है, जब अक्सर ऐसा होता है कि हमें बीमार करती है। वैसे भी कहते हैं इसमें जो सामान रखते हैं वो खराब भी जल्दी होता है। इसको जब अक्सर खत्म करने के लिए जलाते हैं तो हवा को भी प्रदूषित कर देता है। तो संपूर्ण विश्व को ये प्रभावित कर रहा है और दुनिया के सभी देश इससे बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वहीं इस पर अभी बहुत जो पाबंदी लगी उसका असर देखा भी गया कि लोग कपड़े के थैले का प्रयोग करने लगे। और वैसे भी एक बार तो हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम पहले हमारे घर में जब ये नहीं था प्लास्टिक, तब हम कैसे जीते थे। अभी तो चलो हम अपनी परेशानी तो अभी हम फिर भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा भी होगा कि मछलियां जो है जो कहना चाहिए कि मृत पाई गई, मरी हुई पाई गई, उनके पेट में बहुत सारा प्लास्टिक था। ऐसे ही बहुत सारी गायें, ऐसे पंछी, ये सब भी अपनी जान सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की वजह से गंवा देते हैं। और ये क्या होता क्या है कि जो भी चीजें हम इनमें भर भर के फेंकते हैं या दे देते हैं कि मतलब ये जानवर खा लेंगे, और कई बार ऐसा भी होता है कि जानबूझकर कोई चीजें बांधकर और पानी में डाली जाती हैं। तो उससे होता ये है कि मछलियों को तो नहीं पता वो किसी चीज को खा रही हैं, तो उसके साथ साथ अंदर प्लास्टिक भी जा रहा है, इसी तरह से जानवर भी खा रहे हैं। तो उनके अंदर जो आंतों में जो तरह तरह की तकलीफें होती हैं, तो ये कुछ ऐसा नहीं
नहीं है रेणु जी कि जैसे समुद्र में हम प्लास्टिक फेंकते हैं तो उसके बाद वो लौट लौट के देखिए आते हैं इकट्ठा। हाँ, तो कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे घर में कोई अगर कुछ इस तरह से फेंके तो हमें खराब लगेगा या हमारी सेहत प्रभावित होगी। तो इसी तरह समुद्र में जब हम किसी चीज को फेंकते हैं या सड़क पे किसी चीज को फेंकते हैं तो वो जगहें भी प्रभावित हो जाती हैं। बिल्कुल प्रभावित होती हैं, और समंदर तो उसको वापस हमारे पास फिर से फेंक देता है कि लो अपना कचरा तुम ही रखो, है ना। लेकिन फिर भी हम समझते नहीं है और हम सोचते हैं कि हमने फेंका था, हमें तो नहीं मिल रहा है, हो सकता है हमारे पीछे वालों को मिल जाए। तो ऐसा नहीं है, हमें अगर सबके बारे में सोचेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि जैसे तुमने कहा कि वो मछलियां खाती हैं उसके संग खा जाती हैं, ऐसे ही खाने का सामान जब हम प्लास्टिक में करके फेंकते हैं तो चाहे रास्ते में गाय भैंस बकरी जो भी जानवर खाता है, पंछी भी, तो वो खाने के चक्कर में वो प्लास्टिक भी उनके पेट में चला जाता है, बहुत नुकसानदेह होता है जी। और देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि प्लास्टिक बैग्स जब मॉल्स वगैरह में देखिए कि मुफ्त जब दिए जाते हैं तो बड़ी जोरों से सब ले लेते हैं, लेकिन जहां पर कहेंगे कि भाई इस बैग को लेने के लिए 7-8 रुपए हैं तो फिर उस समय कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। हाँ, तो कुछ इसी तरह का, और ना ही कहें चाहे वो मुफ्त में मिले या फिर मोल दे करके मिले, तो मुफ्त में हो चाहे जैसा हो उसे ना कहें तो ज्यादा अच्छा है। तो ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक जिस हिसाब से देखते हैं कि घर में जमा हो जाती है, और एक एक घरों से अगर इस तरह से प्लास्टिक निकले तो कितने सारे मतलब प्लास्टिक हो जाते हैं, ट्रकों में भर भर कर समुद्र के किनारे से जो प्लास्टिक है वो निकाली जाती है। जी, तो बार बार हम यही कहेंगे कि कोशिश करें और अपने आसपास देखें कि किन किन चीजों को हम हटा सकते हैं और कहाँ कहाँ हम प्रयोग में ला रहे हैं और कहाँ हमें तत्काल रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि आराम से कपड़े के थैले बाजार में भी अब मिलते हैं, जगह जगह पे बहुत सारे दुकानदार भी देते हैं, और खुद भी आप सिल सकते हैं, सिल सकती हैं। तो कुछ करें, और बहुत सारे कपड़े होते हैं हमारे पास जिनको कि हम थैले बना सकते हैं, तो उनका भी प्रयोग हो जाएगा, उनको भी रिसाइकिल हम कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से करना ही चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए घातक है और भविष्य तो बिल्कुल हमारा नष्ट कर रहा है। जी, और प्लास्टिक में भर भर के देखिए लेके जाते हैं, क्योंकि पौधों में नीचे मिट्टी होती है जी। तो वो भी सोचते हैं कि भाई पौधा लगाने के लिए अगर ले जाना है तो उसमें कहीं नमी ना हो तो वो टपक के गिरे, प्लास्टिक में ले गए, गमले में लगाया और उसके बाद पॉलिथीन वहीं डाल दिया। है ना। खेतों में भी यही होता है कि बहुत सारी प्लास्टिक्स उड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो हवा के साथ पानी के साथ ये सभी जगहों को खराब करती हैं। और खास करके अगर प्लास्टिक के, आजकल देखिए प्लास्टिक के गमले भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो उसको ना लेकर के मिट्टी के गमले अगर आप लें, सीमेंट के गमले लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो कुछ चीजें हैं, इन सब चीज का हमें ध्यान रखना होगा जी। और बाकी जो है फेंकते समय भी ध्यान रखें। एक बात और है, जैसे कि दूध के पैकेट हैं जैसे, तो उसमें या अगर सॉस आदि है उसका भी सैशे ना खरीदें। दूध के पैकेट अगर आपने खरीदे भी हैं, अगर आपकी कोई बाध्यता है तो उसका जो छोटा सा कट हम लगाते हैं दूध निकालने के लिए, उसको बहुत छोटा ना लगाएं, बल्कि या तो बड़ा लगाएं या कोशिश करें कि उसको उससे अलग ना करें, थोड़ा सा काट कर दूध निकाल दें। क्योंकि वो जो छोटा सा टुकड़ा रह जाता है वो अक्सर घरों की नालियों आदि को चोक कर देता है, जाम कर देता है। तो वो छोटा वाला जो टुकड़ा होता है उसके लिए विशेष तौर से आप ध्यान रखें, और सैशे आदि न खरीदें। सॉस आदि जो हम खरीदते हैं उसके छोटे छोटे पैकेट ना लें, बल्कि पूरी बोतल जो आती है वो खरीदें। शैम्पू है, इन सब चीजों के प्रयोग में आप तुरंत पाबंदी लगाएं, इनको बिल्कुल ना बोल दें, यानी ना बोल दें, है ना। जी बिल्कुल। और ये तो ठीक वैसे ही कह सकते हैं जैसे कि अभी आजकल कोरोना है रेणु जी, तो मास्क अगर कहा जाए भाई प्लास्टिक के मास्क लगा लो तो वो कोई नहीं लगा सकता। तब कहेंगे कि भाई इससे दम घुटता है, इससे तकलीफें होती, लेकिन प्लास्टिक के ग्लास में चाय जरूर पी लेंगे जी। तो ये भी ना करें, तो और ये सब ध्यान दें। लेकिन फिलहाल अगर आप इस बात की कहना चाहिए ना कि प्रण लेते हैं, तो हम आपको एक गीत सुनवा देते हैं जी।
हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। चंदा चमके गंगा जमुना में बहे पानी, जब तक सूरज चंदा चमके गंगा जमुना में बहे पानी, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी, है ये जन्म जन्म की दीवानी, है ये जन्म जन्म की दीवानी। ओ रानी याद मिलन, रानी याद मिलन की ये रात रहे, पिया याद मिलन की ये रात रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया वाह, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। लेकिन प्लास्टिक के लिए तो यही कहेंगे तेरा साथ न रहे तो बेहतर है। हमारे साथी बहुत अच्छा लेकर भेज रहे हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा सामग्री है जो विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक बैग्स नदियों, झीलों, सागरों के जल को भीषण रूप से प्रदूषित करता है। प्लास्टिक मिट्टी के साथ मिश्रित नहीं होता और हजारों वर्षों तक यूं ही जमीन और समंदर तल के नीचे पड़ा रहता है। प्लास्टिक में नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होते हैं जो पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए अच्छा नहीं होता है। प्लास्टिक का कचरा पानी के स्रोतों में पहुंच जाता है तब ये एक गंभीर संकट बन जाता है। लकड़ी और कागज की तरह हम इसका दहन करके भी इसे समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक के दहन से इससे कई हानिकारक गैस उत्पन्न होती है जो कि पृथ्वी के पर्यावरण और जनजीवन के लिए हानिकारक है। यानी कि इन्हें जब जलाते हैं तो किस तरह से धुआं और गंदी विषैली जी खतरनाक रसायन होते हैं इसमें। जी जी, और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं रेणु जी। मुझ अकिंचन को माँ हिंदी ने अपने आंचल में पाला, कुछ रचूं मैं अनगढ़ सा, अनुपम वर दे डाला। एक दिवस के लिए स्मरण, क्या शेष सभी दिन बाधित हैं। मेरा तो हर क्षण पूरा जीवन हिंदी को समर्पित है। क्या बात है, बहुत सुंदर जी। तो भाई ऐसा है कि समर्पण तो हम सबका भी है, हिंदी के प्रति हो या जिस भी संकल्प के लिए हम जो बातें कर रहे हैं। प्लास्टिक की जब बात आई संगीता, तो एक बात और ध्यान में आ रही है कि आजकल हम बहुत आराम से उसके बाउल्स यानी कटोरियां
प्लेट, ये सभी प्लास्टिक के प्रयोग में लाते हैं। और ख़ास तौर से जब हमें कोई ऐसे मेहमान आने हो, ज़्यादातर छोटी मोटी पार्टी आदि हो, आयोजन होता है, तब भी हम इस तरीके का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऐसे लकड़ी और इन सब के बने हुए भी चम्मच, प्लेट ये सब आने लगे हैं, उनका प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। जी। और साथ ही साथ जो अलग अलग तरह के धातु होते हैं, जैसे कांसा हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, तो इनके भी इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है। और अगर आप प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी जो रसायन होते हैं रेणु जी, वो धीरे 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 गर्म खाना होता है तो वो अंदर पेट में जाते हैं और फिर गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल, यानी कि गर्म खाना तो उसमें ना ही रखें तो बेहतर है। वैसे तो उसका प्रयोग ना करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी गर्म खाना ना करें। और खास तौर से अगर हम माइक्रोवेव की बात करें तो उसमें गर्म खाना प्लास्टिक में ही होता है। तो देखिए कैसी विचारणीय ये बात है। तो हमें उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे जिन जिन मुद्दों पर हमने बात की, या चाहे तो वो आपके भविष्य निर्धारण की बात हो, यानी रोजगार की बात हो, व्यवसाय की बात हो, या फिर ज्वाला गुट्टा जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनसे आपको प्रेरणा लेने की बात हो, है ना? जी। और अपने देश से, अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से प्यार करने की बात हो। जी, तो इसी तरह से मातृभाषा से, राष्ट्रभाषा से सभी का प्यार बना रहना चाहिए, बिल्कुल। और आगे किस तरह से हम इसमें तरक्की कर सकते हैं, किस तरह से आगे जा सकते हैं, तो ये भी सोचना बड़ा अनिवार्य है। तो कुछ संकल्प कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल, हम संकल्प लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन उसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने का भी वक्त आ चुका है। तो रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।